पॉलीसेकेराइड्स दो तरह के हैं। एक को होमोपॉलीसेकेराइड कहा जाता है और एक को हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स कहा जाता है। इससे पहले मैंने मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड को बहुत तफसील से बयान किया हुआ है, उस वीडियोस को जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है होगा जी। पॉलीसेकेराइड्स दो तरह के हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। वो पॉलीसेकेराइड्स जिसमें तकरीबन तमाम के तमाम ग्लूको वो जो कि स्मॉल यूनिट्स है, जो कि कंस्टिट्यूएंट से सेम होता है, तो उसके ब्रेकडाउन पर वो तमाम कंस्टिट्यूएंट सेम निकलता है, यानी कि पॉलीसेकेराइड एक ही सेम सिंपल यूनिट से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन हुआ तो तमाम ग्लाइकोजन ग्लूकोज से बना है, दैट इज द होमोपॉलीसेकेराइड। सेलुलोज हुआ तो तमाम सेलुलोज ग्लूकोज से बना है, दैट इज द पॉलीसेकेराइड। स्टार्च हो गया, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज वगैरह, डेक्सट्रिन, डेक्सट्रेंस वगैरह तमाम, इंसुलिन और उसके साथ साथ ये तमाम हो गए, तो दैट आर द होमोपॉलीसेकेराइड, यानी कि वो पॉलीसेकेराइड जिसमें जिसको जब ब्रेकडाउन किया जाए तो उसमें तमाम कंस्टिट्यूएंट्स और स्मॉलेस्ट यूनिट सेम निकले, उसको कहता है होमोपॉलीसेकेराइड। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स उसको कहा जाता है जो कि जब ब्रेकडाउन किया जाए तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्लूकोज मॉलिक्यूल या मुख्तलिफ किस्म के स्मॉलेस्ट यूनिट निकले, यानी कि फॉर एग्जांपल कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हो गया, केराटिन सल्फेट हो गया, उसके साथ साथ हेपारिन हो गया, उसके साथ साथ डर्मेटिन सल्फेट और hyaluronic एसिड। ये एग्जांपल्स है हेटेरोपॉलीसेकेराइड से। अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होगा तो मैं आगे जा सकता हूँ जी। इसमें कोई लिखने की बात नहीं है, लेकिन डिटेल है और मैं जुबानी आपको बताना चाहता हूँ। होमोपॉलीसेकेराइड्स जिसमें सबसे पहले तो हमारे पास सेलुलोज आता है। सेलुलोज ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होता और इसकी डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं होती, और इसको सिंपल अल्फाजों में फाइबर कहा जाता है। और फाइबर का काम जब हम खाए, और सेलुलोज हमें दिखता कहाँ है जी? प्लांट्स सेलुलोज है, प्लांट पत्ते हो गए, उसके दरख्त हो गए, और जो हम सब्जी खाते हैं उसमें फाइबर ज्यादा मिकदार में है, इट मींस कि सेलुलोज ज्यादा मिकदार में है। और फाइबर का काम हमारे बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि वो कोलेस्ट्रॉल्स और उसके साथ साथ और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के मिकदार को कम कर देता है, उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है और उसको फीसिस में शुमार कर देता है और बल्क फीस बन जाता है। दैट्स इट जी। तो सेलुलोज क्या है? सेलुलोज हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होता, और इसमें तकरीबन a few thousands of कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मौजूद होते हैं, स्मॉल स्मॉल ग्लूकोज। एक लिंकेज होती है जी, स्मॉल लिंकेज होती है, मार्कर ठीक तरीके से आपको दिखता नहीं होगा इसके लिखाई जी। तो सेलुलोज ये हो गया। अब आ गई बात स्टार्च की। स्टार्च हमारे बॉडी में बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के लिए स्टार्च की। और स्टार्च रहती है कहाँ पर है? प्लांट्स के जो हम फ्रूट्स और जो के सॉरी सब्जियां अखज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल पोटैटोस, टोमेटोस वगैरह, इसमें स्टार्च, पोटैटो स्टार्च से भरपूर है। राइस, चावल हो गए, स्टार्च है जी, इसमें बहुत ज्यादा स्टार्च मौजूद होते हैं। और स्टार्च को जब टुकड़ों में तकसीम किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है और स्मॉलेस्ट यूनिट तक कन्वर्ट किया जाता है, तो उनमें एन एसिटाइल न्यूरोमैनिक एसिड जो कि निकलता है NaNA, और GAG एन एसिटाइल एमाइंस वगैरह, ये निकलते हैं ब्रेकडाउनिंग में। और जब भी हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास बहुत से छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट निकल आते हैं। स्टार्च की काम क्या है? स्टार्च का, तो स्टार्च का काम जब ये हमारे बॉडी में, हमारे मैदे में, स्टमक में जाता है, फिर इंटेस्टाइन में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है, तो हमारे जो सलाइवा है, जब ये बुल बनता है जो कि एक बोरस बनता है हमारे मुंह में खुराक से, तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो भी स्टार्च है, स्टार्च दो किस्म के हैं, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज वाटर सोलुबल है और एमाइलोपेक्टिन भी वाटर सोलुबल है, लेकिन कम जी। ये दोनों एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज कम मिकदार में मौजूद होता है और एमाइलोपेक्टिन 80 to 85% में मौजूद होता है। ये दोनों हमारे मुंह में ही डाइजेस्ट होता है। क्यों?
क्योंकि हमारे सिलेवा सिलेवा जिसमें सिल्यूरी एमाइलेज एंजाइम है, वो सिल्यूरी एमाइलेज एंजाइम इस एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन को वही पर डाइजेस्ट करता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि केला या खजूर इंसान को डायरेक्ट एनर्जी पहुंचाता है, क्योंकि वो चबाते चबाते इंसान उससे एनर्जी अखज करता है, क्योंकि उसमें जो सिलेवा है, वो सिलेवा में सिल्यूरी माइलेज है, वो इस प्रोटीन्स को इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। स्टार्च केले में यानी बनाना में और खजूर डेट्स में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है एक्चुअली, एंड दैट्स इट। जिस स्टार्च एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन इसकी अकसाम है, डिफरेंट टाइप्स है। और ये क्या है जी, ये हमारे बॉडी में कुछ तो हमारे मुंह में एब्जॉर्ब किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, और कुछ एसिड डाइल्यूट एसिड की वजह से हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन किया जाता है, हमारे इंटेस्टाइन्स में और हमारे मैदे में जी। उसके बाद डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन जो कि स्टार्च को छोटे छोटे जर्रों में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल कंस्टिट्यूएंट तक नहीं लिया जाता, अब छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब इस छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत से ग्लूकोज मौजूद है, बहुत से ग्लाइकोजन मौजूद है, सॉरी बहुत से ग्लूकोज और फ्रक्टोज मौजूद है जी। तो इसको फिर इस डेक्स्ट्रिन्स या डिस्टेंस क्या है जी, द स्मॉल ब्रेक डाउनिंग पार्टिकल ऑफ द स्टार्च, और इस डिस्टेंस को फिर फर्दर डिवाइड ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अखज किया जाता है। दैट्स इट अबाउट द स्टार्च जी। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू फ्रॉम द स्टार्च टू द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है जी? ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में बहुत से जगहों पर हमारे मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर्ड है। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज द ग्लाइकोजन। हमारे हर एक सेल में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ग्रेन्यूल्स इधर साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। हमारे ग्लाइकोजन हमारे मसल फाइबर में मौजूद होते हैं। हमारे लिवर में बहुत मिकदार में ग्लाइकोजन मौजूद होता है, लेकिन लिवर में तकरीबन 20% और 80% हमारे मसल्स में मौजूद होते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है जी। ग्लाइकोजन से हम इनिशियल एनर्जी लेते हैं, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और ग्लूकोज को फिर रिस्पायरेशन मैकेनिज्म में इस्तेमाल किया जाता है। एंड दैट्स इट अबाउट द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये स्टोरेज फॉर्म है, और ये हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है कि बस ग्लाइकोजन डायरेक्ट हम अखज कर लेते हैं। ग्लूकोज के छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, कई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, कई इलेक्ट्रॉन्स आ गया, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज के बहुत से पार्टिकल लिवर एक दूसरे में इकट्ठा कर देता है और उससे ग्लाइकोजन बनाता है, और ग्लाइकोजन को स्टोर किया जाता है, एंड दैट इज स्टोरेज टाइप ऑफ glucose. Then when we talk about the insulin is also one of the most abundant molecule and abundant carbohydrate, which works as the which assists as on the duty of glomerulus filtrate। एक glomerulus filtrate से जो कि फिल्ट्रेशन करता है। इंसुलिन का काम क्या है जी? फिल्ट्रेशन करना। दूसरा काम क्या है जी? सेल्स के साथ अटैच होना और ग्लूकोज सेल्स के अंदर करना, ये इंसुलिन का काम है। और इंसुलिन क्या है जी? होमोपोलीसेकेराइड। इंसुलिन किससे बना है जी? ग्लूकोज से बना है। फ्रक्टोज से जी, सॉरी, फ्रक्टोज से। फ्रक्टेज एंजाइम है, फ्रक्टेज कार्बोहाइड्रेट है। और वो इंसुलिन जो कि हमारा पेनक्रियाज इस इंसुलिन को बनाता है फ्रक्टोज से, तो इंसुलिन इसमें तकरीबन से वो 200 से लेकर 1000 तक मुख्तलिफ फ्रक्टोजेस मुख्तलिफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के साथ अटैच होते हैं, और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स इसमें मौजूद होता है, और फिर एक इंसुलिन बनता है और पेनक्रियाज से निकल जाता है, और फिर उसका काम उसके जिम्मा लग जाता है। ठीक है जी। दैट इज अबाउट द इंसुलिन। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू डेक्सट्रेंस। डेक्सट्रेंस भी कार्बोहाइड्रेट्स है, ओके, और ये भी हमारे बॉडी में बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल होता है। नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग डिटेल अबाउट दैट डिस्टेंस। होमोपोलीसेकेराइड में क्या जी? ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इंसुलिन, डिक्सट्रिन्स एंड उसके साथ साथ स्टार्च। एंड स्टार्च फिर दो अकसाम में है, एक तो एमाइलोपेक्टिन है और एक तो एमाइलोज है। और इस एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज को हमारे सेलेवा में जो सेल्यूरी एमाइलेज है वो ही ब्रेक डाउन कर लेता है। सो दैट्स व्हाई
स्टार्च इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। जी। अब हेट्रोपोलिसैकेराइड्स की तरफ आए। हेट्रोपोलिसैकेराइड्स में वो थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊं तो हेट्रोपोलिसैकेराइड्स में 5-6 किस्म है। एक तो सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड है, एक तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, एक तो केराटिन सल्फेट है, डर्मेटिन सल्फेट और हेपारिन। जी, ये 5 अकसाम है। तकरीबन कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट और उसके साथ ये तीनों तो मुकम्मल सेम है। उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ है लेकिन ये सेम है। और उसके साथ साथ जो कि डर्मेटिन सल्फेट के साथ जो कि सबसे पहले वाला हाइलुरोनिक एसिड है, वो भी इसकी तरह लगभग है लेकिन इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन फोल सल्फेट और उसके साथ साथ डर्मेटिन और केराटिन सल्फेट, ये तीनों स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी, इसकी स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी मिलता है। और अगर हम बात करें हाइलुरोनिक एसिड की, तो हाइलुरोनिक एसिड हमारे बॉडी में बहुत सी जगहों पर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो कि जॉइंट्स के दरमियान जो फ्लूइड होता है, वो शॉक एब्जॉर्बर भी होता है। जी, वो फ्लूइड होता है तो वो शॉक को भी एब्जॉर्ब कर देता है। जो शॉक आता है, जो कि झटक आता है हमारे बोन्स को, तो उस शॉक को एब्जॉर्ब करना वो काम किसका है जी? हाइलुरोनिक एसिड का। और हाइलुरोनिक एसिड किस में प्रेजेंट है? साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ है जी? जॉइंट्स में मौजूद होता है। हमारे हैंड के जॉइंट हो गए, हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए, हमारे जो कि बड़े और छोटे तमाम जॉइंट्स में जो फ्लूइड मौजूद होता है, जो गावा फ्लूइड, व्हाइटिश ट्रांसपेरेंट फ्लूइड मौजूद है, उसमें हाइलुरोनिक एसिड सबसे ज्यादा है। And the one work and the one function, one responsibility of hyaluronic acid is the storage of the shock absorbent, shock absorbing। ओके जी। दूसरा काम हाइलुरोनिक एसिड का ये है कि हमारे सीमन में मौजूद होता है। जब सीमन ओम तक जाता है तो ये ही हाइलुरोनिडेज हमारे सीमन में मौजूद होता है। हाइलुरोनिडेज वो एंजाइम है जो हमारे ओवन के ऊपर, जो हमारे एग, फीमेल के एग के ऊपर जो वो मेम्ब्रेन लगा हुआ है, वो मेम्ब्रेन लगा है हाइलुरोनिक एसिड का। और हाइलुरोनिक एसिड का ब्रेकडाउनिंग किसका काम है जी? एंजाइम्स का। और वो एंजाइम क्या है? वो एंजाइम है हाइलुरोनिडेज। तो हाइलुरोनिडेज कुदरत ने हमारे सीमन में रखा है और जब सीमन वहां तक पहुंच जाता है तो सीमन से हाइलुरोनिडेज एंजाइम जाकर हाइलुरोनिक एसिड के उस मेम्ब्रेन को टुटवाता है, ब्रेकडाउन और डिग्रेड कर देता है, ताकि सीमन यानी स्पर्म डायरेक्टली, इजीली, आसानी से उस एग में दाखिल हो जाए। फर्टिलाइजेशन विल बी स्टार्ट। ओके जी। हाइलुरोनिक एसिड का तो ये एक काम ये है कि हमारे शॉक एब्जॉर्बेंट है, प्रोटेक्शन है, हमारे सीमन को प्रोटेक्शन भी हाइलुरोनिक एसिड देता है। हमारे सीमन का खुराक भी यही है हाइलुरोनिक एसिड। और ये हमारे टेस्टिस में हाइलुरोनिक एसिड बहुत ज्यादा मिकदार में बनता भी है और प्रोड्यूस भी होता है और होता भी है, क्योंकि स्पर्म्स का खुराक ही यही है हाइलुरोनिक एसिड को। हाइलुरोनिक एसिड चूंकि कार्बोहाइड्रेट है तो इसको कन्वर्ट करना। इसके बाद अगर हम बात कर ले कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट की, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हमारे स्किन में मौजूद होता है, हमारे कॉर्निया में मौजूद होता है, हमारे आईज में हाइलुरोनिक एसिड भी और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट भी थोड़े थोड़े मिकदार में मौजूद होते हैं। उसके साथ हमारे स्किन में जो कि कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट मौजूद होता है, इसका काम यह है कि हमारे स्किन को मुख्तस रखना, मजबूत रखना। एक काम है केराटिन सल्फेट का, एंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ओके हो गए जी। अब अगर हम बात कर ले कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से अलग, केराटिन सल्फेट और डर्मेटिन सल्फेट भी हमारे स्किन में मौजूद होता है जी। और उसके अलावा आखिरी में हेपारिन आ गया। सॉरी फॉर दैट जी। हाइलुरोनिक एसिड बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन है डी ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन से इसकी कंपोजिशन हुई है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो कि हमारे कार्टिलेज, बोन्स, उसके अलावा स्किन, बिसाइड दैट ब्लड वेसल्स में और वाल्व्स में मौजूद होते हैं, हार्ट वाल्व्स और ब्लड
वेसल्स के जो वाल्स है उसमें मौजूद होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन फैट का काम क्या है? ये स्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज करता है, और इसका काम यही है कि ये टिश्यूज का मेंटेनेंस करता है, यानी कि हमारे कार्टिलेज का मेंटेनेंस, हमारे बोन का मेंटेनेंस और हमारे ब्लड वेसल्स के वाल का मेंटेनेंस यही करता है। हेपारिन जो कि हमारे ब्लड में मौजूद है, लंग्स में मौजूद है और ब्लड में मौजूद है, तो इसका सबसे जरूरी काम ये एंटीकोएगुलेंट है, हमारे ब्लड को जमने नहीं देता। जी, हमारे ब्लड को जमने नहीं देता। एंड दैट इज एंटीकोएगुलेंट। हेपारिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन आवर ब्लड। लंग में मौजूद है, लिवर में मौजूद है, किडनीज में मौजूद है और स्प्लीन में मौजूद है, और एंटीकोएगुलेंट है। सबसे जरूरी है हेपारिन के साथ एंटीकोएगुलेंट नाम जरूर लगाना, क्योंकि इसका काम बस सिर्फ यही है कि ये एंटीकोएगुलेंट है हमारी बॉडी में। जी, डर्मेटिन सल्फेट हमारे ब्लड वेसल वाल्स में मौजूद है और हार्ट वाल्स में, उसके साथ साथ स्किन में डर्मेटिन सल्फेट मौजूद है। जी, और ये क्या करता है? जी, ये भी शेप्स को, टिश्यूज के शेप्स को मेंटेन कर देता है। दैट्स इट। नाउ केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट हमारे कार्टिलेज में, हमारे कॉर्निया में, आईज की कॉर्निया में, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में केराटिन सल्फेट इंतहाई मिकदार में मौजूद है। और ये क्या है? जी, ट्रांसपेरेंट रखना, कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रखना इसका काम है। एंड दैट इज द वर्क ऑफ केराटिन सल्फेट। नाउ वी विल मूव टू द जंक्शन प्रोटीन्स, सॉरी जंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स आता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स या प्रोटीग्लाइकेंस, द मेजर पार्ट ऑफ द प्रोटीन्स। ओके जी, और इसमें कोलेजन है। कोलेजन का काम क्या है? जी, ग्लाइकोप्रोटीन्स के ये एग्जाम है, इसके एग्जांपल्स है। कोलेजन का काम क्या है? स्ट्रक्चराइजेशन, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, प्रोटियासिस एंजाइम, और इसके साथ साथ ग्लाइकोसाइडेसिस एंजाइम्स, जो कि तीनों एंजाइम्स है, ये भी है ग्लाइकोप्रोटीन्स। जी, इसके बाद सेल्यूलोप्लाज्मिन, या ट्रांसपोर्ट का काम सेल्यूलोप्लाज्मिन का है जी। इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन सॉरी, ये डिफेंस का काम करता है। साइनोवियल ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये लुब्रिकेशन का काम करता है। थायरोट्रोपिन और एरिथ्रोपोइटिन, ये दो हार्मोन्स है और ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स है। उसके साथ साथ ब्लड ग्रुप सब्सटेंसेस यानी कि एंटीजेंस वगैरह, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स है। उसके साथ साथ फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन, जो कि सेल रिकॉग्निशन में मदद करता है, सेल दूसरे सेल को पहचान ले, वो हार्मोन्स, वो एडहेशन, सॉरी, वो है फाइब्रोनेक्टिन और लेमिनिन, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स है। एंड देन इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी B12 में मदद करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर सॉरी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स है। और फाइब्रिनोजिन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स है। और ग्लाइकोपोरिन, जो कि आरबीसी स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। इस सिंपली मैंने आपको बुक से बताया ताकि अच्छे अंदाज से आप नोट लिखे। जी, मैं सत्या नारायणा बायोकेमिस्ट्री को पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ, और आप भी अगर स्टूडेंट हो और इधर तक आए हो तो मेरे अंदाज को तो समझ चुके होंगे। दैट इज माई वे टू स्टडी टू यू, और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ मेरे से नॉलेज आप तक पहुंचे और कुछ ना कुछ नॉलेज का जरिया मैं बनूं, ताकि मैं दूसरों को कोई ना कोई किसी न किसी हद तक 2 to 3% या 4% फायदा पहुंचाऊं। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम।